अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे बात करूंगा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि डज स्किज़ोफ्रेनिया इवन एग्जिस्ट। आप भी कहेंगे कि अजीब बात है। तकरीबन 100 साल पहले क्रेपलिन ने डिमेंशिया प्रेकॉक्स या जिसे हम कहेंगे प्रीमेच्योर डिमेंशिया का कॉन्सेप्ट दिया था और उसको सेपरेट किया था फ्रॉम अनदर एंटिटी कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव इंसैनिटी। यानी अगर हम मॉडर्न टर्म्स में बात करें तो उसने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन बाइपोलर डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। हम जानते हैं कि ब्लॉयलर ने बाद में इसे डिमेंशिया प्रेकॉक्स को स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया और उसके बाद एक बहस छिड़ गई और वो बहस ये थी कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया कोई एक यूनिटरी डिसऑर्डर है। बाज़ लोग जो हैं वो इस डिबेट की शक्ल कुछ इस तरह से बना देते हैं कि कुछ कहते हैं कि जी ये प्योरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और कुछ कहते हैं जी ये ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन ये एक अलग बहस है। हम इस बहस से एक लेवल और ऊपर की बहस कर रहे हैं, वो ये है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया वाकई कोई एक डिसऑर्डर है या नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इस बहस की ज़रूरत पड़ी क्यों, हम क्यों ये कह रहे हैं जबकि हमारे पास इतना साइकियाट्रिक लिटरेचर मौजूद है, इतना कॉमन ये डायग्नोसिस है। अक्रॉस कल्चर्स कहते हैं कि तकरीबन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में ये प्रेवलेंस इसका रेट है। तो वाइल इट्स सच ए यूनिवर्सल थिंग और ये एक वन ऑफ दी जो इंसैनिटी का कॉन्सेप्ट है पॉपुलर कल्चर में, उसमें भी जैसे अगर मूवीज़ में दिखाया जाए या किसी को इंसेन दिखाया जाए तो आम तौर पे वो स्किज़ोफ्रेनिया की पिक्चर जो है, क्लिनिकल पिक्चर, वो प्रेजेंट की जाती है। सो वी वुड से कि यस देयर इज़ एविडेंस कि देयर इज़ रिलायबिलिटी अक्रॉस कल्चर्स। यानी अगर स्किज़ोफ्रेनिया का आप डायग्नोसिस करें तो आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, अमेरिका में भी मिल जाएगा, बरतानिया में भी मिल जाएगा, चाइना में भी मिल जाएगा और तकरीबन वो 1% के करीब ही होगा। लेकिन बाज़ लोग इसे मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग से तशबीह देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी मैकडॉनल्ड्स का बर्गर जो है वो हर जगह आपको एक जैसा ही मिल जाएगा। लेकिन ये साबित करने के लिए कि जी इसमें जो बीफ है वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है या बन जो हैं वो ख़ास चीज़ के हैं या नहीं हैं, आपको कुछ और टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। सो बेसिकली इशू यहाँ पे रिलायबिलिटी का नहीं है, वैलिडिटी का है। अब ये चीज़ समझें, रिलायबिलिटी ये होती है कि ठीक है आपने जी एक चीज़ को बार बार चेक किया तो आपको मिल गई, लेकिन क्या वो वाकई जो चीज़ आपको मिली है वो कोई जेन्युइन ऑथेंटिक एंटिटी है या नहीं। हो सकता है आपको ये सवाल भी थोड़ा फिलोसॉफिकल या मुश्किल लगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। सो जी हाँ, लाइफ टाइम प्रेवलेंस जो है स्किज़ोफ्रेनिया की अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स 1% के करीब है। द पीपल हु आर रियली सीरियसली अनवेल, इस बात पे हम इत्तेफाक करेंगे कि जिस शख्स के ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक लेबल लगा हुआ है वो अनवेल तो है, वो ठीक नहीं है किसी भी तरह से आप उन्हें देखें। लेकिन इसके अलावा देयर इज़ नॉट मच इन कॉमन। यानी अगर आप उन सारे केसेस को ले लें अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, विद इन नेशनल बॉर्डर्स, तो कोई एक शख्स जो है उसके सिम्टम्स दूसरे किसी शख्स के सिम्टम्स से मैच नहीं करते। बाज़ लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि क्या ऐसा बाकी डिसऑर्डर्स में नहीं है, क्या डिप्रेशन के मामले में ऐसा नहीं है, क्या एंग्जाइटी के मामले में ऐसा नहीं है कि हर इंसान की जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन, वो इन स्पाइट ऑफ डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर यूनिक होती है। सो आई एम द काइंड ऑफ टाइप ऑफ पर्सन हु बेसिकली एग्रीज विद दैट आइडिया कि हमें ज़्यादा फिनोमिनोलॉजिकल डिस्कशन करनी चाहिए और केस को अंडरस्टैंड एक फिनोमिनोलॉजिकल तरीके से करना चाहिए रादर देन विद अ डायग्नोस्टिक कैटेगरी माइंडसेट। लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप को लिमिट करना चाह रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया की हद तक। तो आइए इस पर मज़ीद बात करते हैं कि हमने ये कहा कि जैसे क्रेपलिन की ओरिजिनल जो एक थियरी थी कि जनाब जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो अलग हैं, जैसे उन्होंने मैनिक डिप्रेसिव इंसैनिटी कहा था, और
डिमेंशिया प्रेकॉक्स या स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें मूड का कोई ऐसा गहरा ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अक्सर लोग जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस दिया जाता है उन्हें सिवियर डिसेबिलिटी जो है वो उनकी मूड की वजह से होती है, मूड सिम्टम्स की वजह से होती है। मसलन सिवियर डिप्रेशन, जिसे फिर साइकोटिक डिप्रेशन कह देते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ वायलेंट रेज कई दफ़ा जो है वो होती है, एंगर, हॉस्टिलिटी, यू नेम इट। मोस्ट of the symptoms that cripple a so-called schizophrenic individual are mood-based symptoms. अच्छा, फिर दूसरी है कि एक तो ये है ना कि मूड के हैं ज़्यादातर वेरिएबल्स, तो वो जो डिस्टिंक्शन हम करते हैं बिटवीन बाइपोलर या मैनिक डिप्रेसिव वर्सेस स्किज़ोफ्रेनिया, वो हकीकत में इतनी क्लियर कट नहीं है ये डिस्टिंक्शन। फिर ये है कि कोई भी दो लोग जो हैं उनके दरमियान एक जैसी कंडीशन नहीं है, एक जैसे सिम्टम्स नहीं है, दे नॉट इवन कंपेरेबल टू ईच अदर। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है कि विद इन द सेम पेशेंट, एक ही पेशेंट की लाइफ में डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स है, और वो भी अनप्रडिक्टेबली सो है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें पता है कि इस एक पेशेंट की जो है 20 साल की उम्र में ये सिम्टमोलॉजी होगी और 25 साल की उम्र में ये होगी और 30 साल की उम्र में ये होगी, और हमने अक्सर देखा है कि ये सिम्टम्स का सेट जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अब ये है कि फिर कॉजेज़ पे जो बहस है, एक बहस ये है कि जनाब इसके जो स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज़ हैं, ये इटियोलॉजी जो है कोई सेट इटियोलॉजी होनी चाहिए जिसमें एक बहुत बड़ा रोल वो कहते हैं कि जेनेटिक्स को दिया जाता है, और दूसरा ये है कि इसकी जो प्रोग्नोसिस है या आउटकम है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। हकीकत क्या है? रिसेंटली मोलिकुलर जेनेटिक्स से जो हमें एविडेंस मिला है उसमें ये तो है कि कुछ जीन्स जो हैं वो आपको मेंटल इलनेस की तरफ डिस्पोज करती हुई नज़र आ रही हैं। ये तो हमें पता चल रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है जेनेटिकली मेंटल इलनेस से वो सफ़र करें, लेकिन ये नहीं तयन हुआ कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर या दूसरे मूड डिसऑर्डर्स की जीन्स में कोई फ़र्क है। तो ये एक बहुत डैमिंग ब्लो है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एज अ सेपरेट मेंटल डायग्नोस्टिक कैटेगरी, और ये बात चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब तो मेरे ख्याल है काफ़ी जो अच्छे पढ़े लिखे हमारे साइकियाट्रिस्ट भाई हैं बहन हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस देने से पहले कुछ सोचते हैं। दे आर रिलक्टेंट टू गिव दिस डायग्नोसिस। वो इसलिए कि इसकी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी और वैलिडिटी सारी सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है, ओपन टू क्वेश्चन है। अब कुछ बात शुरू हो गई है जनरली साइकोलॉजिकल हलकों में, और वो ये है कि क्या देयर इज़ अ स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम, जैसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, क्या एक स्किज़ोफ्रेनिया का भी कोई स्पेक्ट्रम है? बाज़ लोग कहते हैं कि जी स्किज़ो अफेक्टिव, जिसमें कि स्किज़ो और अफेक्टिव यानी मूड बेस्ड सिम्टम्स भी जो हैं वो को एग्जिस्ट करते हो, शायद ये स्पेक्ट्रम उसका है। बाज़ कहते हैं स्किज़ोटाइपल जो डिसऑर्डर्स की कैटेगरी है ये इन में फॉल करता है। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो डिस्कशन है वो ये है कि मैं इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में और इस डायग्नोसिस के मामले में ओपन माइंडेड रहना है, और ये समझना है कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की, एक तो इसके बारे में भी ज़रा गौर से सोचना है। और मैं मज़ीद वीडियोस जो मैंने कहा जो मैं बनाऊंगा उसमें डिप्रेशन को भी बतौर डिसऑर्डर जो है इसके बारे में बात होगी कि जी, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे मैं तो वीडियो बना चुका हूँ एक दो, लेकिन मज़ीद बनाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस तरह ये कोई ओपन एंड शट केस नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस
एक कंट्रोवर्शियल डायग्नोसिस है और हमें इसके बारे में मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। हाँ, साइकोसिस की जहाँ हम बात करते हैं, देयर इज़ क्लियर एविडेंस कि साइकोटिक सिम्टम्स मौजूद हैं और उनको ट्रीट करना है, उनके लिए इंटरवेंशंस करनी है, उनके लिए CBT टाइप इंटरवेंशंस भी जो हैं वो इफ़ेक्टिव होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली स्किज़ोफ्रेनिया जो है एज अ डायग्नोसिस इज़ फॉलोइंग आउट ऑफ फेवर in most psychiatric and psychological circles. खुदा हाफिज़।